हाय एवरीवन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे हम लोग। SN1 रिएक्शन लगभग हो चुका था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में SN2 लिखते हैं, रिएक्शन। देख चुके थे इसके बारे में कि उस तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हो, तो उसे ही हम कहते हैं SN2 रिएक्शन। जैसे यदि एग्जाम्पल हम ले रहे हों मिथाइल आयोडाइड, और इसका रिएक्शन एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड से हो रहा हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेन हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, कोई बेस वगैरह न्यूक्लियोफाइल वगैरह, तो यहाँ से इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस KI। और इस रिएक्शन का जो रेट ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली, वह कहता है कि इसका रेट जो है वह CH3I के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और बेस के कंसंट्रेशन पे भी। पावर 1 और 1, तो ऑर्डर इसमें हो जाएगा 1 + 1 मीन्स 2। ऐसा। अब चूंकि इस रिएक्शन का रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि दोनों का अमाउंट, कि कितना आप सबस्ट्रेट और कितना रिएजेंट OH- ले रहे हो, वह प्रोडक्ट का यील्ड और रिएक्शन का रेट दोनों को प्रभावित करने वाला है। दोनों का नेचर जो है डिसाइड होगा, रिएक्शन का रेट भी, प्रोडक्ट का यील्ड भी, सबस्ट्रेट और रिएजेंट के आधार पे। ग्राफ वगैरह तो इसका हम लोग देख ही चुके थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके मैकेनिज्म की बात करें हम लोग। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके मैकेनिज्म की बात करें, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, इसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से सीखने वाले हम लोग। यह रिएक्शन जो ऑब्जर्व किया गया है उसके अनुसार केवल एक स्टेप में होता है, ओनली 1 स्टेप। यह रिएक्शन मात्र केवल एक स्टेप में होता है। अब एक स्टेप में होगा तो इसमें इंटरमीडिएट तो बनने से रहा, क्योंकि इंटरमीडिएट का जो होता है कि कितने इंटरमीडिएट बनेंगे, उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ स्टेप्स -1। अब स्टेप यहाँ एक ही है तो एक में एक माइनस करेंगे 0, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो फिर कैसे होगा रिएक्शन? तो देखो, CH3I एक टेट्राहेड्रल स्पीसीज है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ऐसा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 है, इस तरह का। कार्बन और आयोडीन के बीच सिग्मा ऑर्बिटल है, तो इस सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुआ ना, क्योंकि बॉन्ड है, तो इसके जगह पे यहाँ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होगा, ऐसा। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब पढ़े हुए हम लोग। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होगा इस CI बॉन्ड का। तो अब क्या होगा कि यहाँ यह जो न्यूक्लियोफाइल है OH-, ऐसा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास तुम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस में होगा, इसका जो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसे हम होमो कहेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार इसके लिए यहाँ लूमो हो गया, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देख चुके हैं इसे हम। अब यह अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा इस खाली ऑर्बिटल में, लेकिन कैसे? कार्बन के 4 बॉन्ड्स तो बने हुए हैं, तो क्या यह इलेक्ट्रॉन लेकर के 5 बनाएगा? तो सेम टाइम जो है यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक भी करेगा।
ऐसे सेम टाइम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक भी करेगा, एक साथ दोनों होगा, बॉन्ड का टूटना, इधर से बॉन्ड का बनना, मतलब इस लिविंग ग्रुप का हटना, इस न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, दोनों काम एट ए टाइम होने वाला है यहाँ। चूँकि एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, चूँकि यह जो रिएक्शन है वह एक ही स्टेप में होता है ना, और एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है तो इसमें अलग से आप इंटरमीडिएट नहीं बना सकते हो, अलग से कुछ दिखा नहीं सकते हो। तो ओवरऑल कहानी इसमें यही होना है, ओवरऑल जो कहानी है इसका वो ऐसे ही होगा कि न्यूक्लियोफाइल का भरा हुआ ऑर्बिटल, वहाँ जो सिग्मा स्टार का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो कि खाली है, उसके साथ इंटरैक्शन होगा। अब इस दरमियान बीच में बनेगा एक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें यह बॉन्ड धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई देगा और OH का बॉन्ड धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसा H H H ऐसा। और अब यहाँ से दिखाओगे तो इस तरह से तुम्हें दिखाना होगा कि अब यहाँ कार्बन का ही पूरा का पूरा ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा, और एक आयोडीन है तो आयोडीन का ऑर्बिटल का पार्शियल ओवरलैपिंग इधर अब दिखाना होगा, और एक ही जो OH है इसके ऑर्बिटल का भी पार्शियल ओवरलैपिंग दिखाना होगा, इस तरह से समझना होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जो स्पीसीज था वो sp3 हाइब्रिडाइज था, टेट्राहेड्रल था, लेकिन यहाँ जो है ये बन जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। देख रहे हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का है, 1 2 3, एक इधर ऐसा। OH पे अभी देख रहे हो यहाँ पूरा माइनस है, जैसे ही अब OH अपने इलेक्ट्रॉन को देगा इस कार्बन को खाली ऑर्बिटल में तो इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते जाएगा, नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे घटते जाएगा, तो हम यहाँ पार्शियल माइनस दिखाएंगे। वैसे ही आयोडीन पे भी देख रहे हो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आयोडीन लेगा तो धीरे धीरे आयोडीन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, और आयोडीन पे भी पार्शियल माइनस आ जाएगा। मतलब यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट है वह ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड ट्रांजिशन स्टेट, या हम लोग कहें कि यह इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट है जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के जैसा है, TBP। यहाँ टेट्राहेड्रल, यहाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। टेट्राहेड्रल है तो हम लोग जानते हैं कि यह जो एंगल होता है वो तकरीबन 109 के आसपास होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो अब जो यह एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, हाँ ये 120 होगा, लेकिन यह जो ग्रुप हट रहा है, जो ग्रुप आ रहा है उसके बीच का एंगल तो 90 बनेगा। यहाँ TBP हम लोग जानते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन में देखे हुए ऐसा। और फिर फाइनली क्या होगा कि यहाँ से यह आयोडीन पूरी तरह से टूट करके अलग हो जाएगा। मतलब इसी चीज़ को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यदि ऑर्बिटल नहीं दिखाओगे, समझने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे पार्शियल बॉन्ड दिखा दो I की तरफ, पार्शियल बॉन्ड दिखा दो OH की तरफ, थोड़ा माइनस यहाँ, थोड़ा माइनस यहाँ, इसका माइनस उगता हुआ है, इसका माइनस डूबता हुआ है, मतलब इसका माइनस धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका माइनस धीरे धीरे घटेगा यहाँ से, क्योंकि शुरू में पूरा माइनस था, इलेक्ट्रॉन रिच था। जब इलेक्ट्रॉन देने लगेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा, नेगेटिव चार्ज कम होते जाएगा। ये शुरू में न्यूट्रल है, लेकिन जैसे अब इलेक्ट्रॉन को लेगा नेगेटिव चार्ज आते जाएगा, और फाइनली यह आयोडीन पूरी तरह से यहाँ से हट जाएगा और ये स्पीसीज पूरा ऐसा हो जाएगा, उलट जाएगा ऐसा OH, और यहाँ से बन जाएगा I माइनस। उल्टा क्यों इसमें? क्योंकि जो ग्रुप हट रहा है यहाँ लिविंग ग्रुप, उस लिविंग ग्रुप के साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं हो रहा है। देख रहे हो, बैक अटैक है इसका, बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक कहने का मतलब हुआ साइड अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, साइड अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। ये 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। बैक साइड अटैक का मतलब हुआ साइड अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, हटने वाले ग्रुप के एकदम अपोजिट साइड, हटने वाले ग्रुप के एकदम अपोजिट साइड से अटैक होगा।
चूँकि ग्रुप हटा नहीं ना है अभी, तो जब ग्रुप हटा नहीं है तो यह न्यूक्लियोफाइल फिर यहाँ सामने से अटैक कैसे कर पाएगा, ये ग्रुप इधर जुड़ा ही हुआ है। तो चूँकि दोनों काम एक साथ हो रहा है कि धीरे धीरे यहाँ से हट रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ से जुड़ रहा है, तो एकदम पीछे से 180 से जा करके जुड़ेगा। और जब एकदम बैक साइड अटैक होगा तो फिर यह जो ग्रुप जुड़ेगा वैसे ही जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में इन्वर्ट भी तो किया है ना, ये टेट्राहेड्रल से TBP बना है। ये पूरा सिस्टम अभी प्लानर हो गया है, ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ से यहाँ ये प्लानर हो गया है, दिस इज प्लानर ऐसा। तो अब जब फिर इधर से जुड़ेगा तो पूरा उलट जाएगा, ऐसे ऐसे उधर चला जाएगा और वही चीज़ तरफ से आकर के जुड़ करके ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो यह जो प्रोसेस है जिसमें रिएक्शन के दरमियान प्रोडक्ट का जो अरेंजमेंट है वह रिएक्टेंट से जस्ट अपोजिट हो, प्रोडक्ट का जो अरेंजमेंट है वह रिएक्टेंट से जस्ट अपोजिट हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, इन्वर्जन मतलब इन्वर्स, उलट गया, उल्टा हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया ना, उलट गया कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कि यहाँ हटने वाला ग्रुप आयोडीन राइट साइड था और यहाँ जो ग्रुप आकर के जुड़ा वो लेफ्ट साइड जुड़ा, उलट गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे छाता कैसे होता है, मान के चलो तुम ऐसे छाता लगा करके जा रहे हो, बरसात का समय या कोई भी नॉर्मल टाइम है, अब अचानक से तेज़ हवा चला, तो तेज़ हवा यदि उधर से आया तो जब पड़ा इस पर तो देखते हो एकदम छतरी एकदम उलट जाता है। शुरू में जो छाता तुम्हारा ऐसे झुका हुआ है, अब हवा चलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो दिस इज इन्वर्जन, उलट जाना ऐसा। इसी को हम लोग स्पेशली वाल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग स्पेशली वाल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस मैकेनिज्म से जो बात हमें सीखने को मिली कि एक SN2 रिएक्शन के दरमियान, जो कि एक 1 स्टेप प्रोसेस है, इसमें बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना एट ए टाइम होता है, और वह कोई भी प्रोसेस जिसमें बॉन्ड का टूटना और बनना एक ही समय हो, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग कंसर्टेड प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसर्टेड। और जिसमें दोनों काम अलग अलग हो, बॉन्ड का टूटना और बनना अलग अलग हो, पहले बॉन्ड टूट गया है फिर नया बॉन्ड बन रहा है, तो होगा नॉन कंसर्टेड। जैसा कि SN1 में हो रहा था कि पहले बॉन्ड टूट जा रहा था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, उसके बाद अटैक हो रहा था न्यूक्लियोफाइल का और बॉन्ड बन रहा था, तो वह नॉन कंसर्टेड था। लेकिन यहाँ दोनों काम एक साथ हो रहा है, इधर से बॉन्ड का टूटना, इधर से बॉन्ड का बनना, तो दिस इज हो गई कंसर्टेड। बेसिक सा एग्जाम्पल से समझो कि जैसे कोई एक मैरिड व्यक्ति है, शादी हो चुका है उसका, अब दो सिचुएशन यहाँ से समझो कि एक तो शादी हो चुकी है, पहले से है बीवी, उसके बाद भी कहीं इसका अफेयर चल रहा है, समझ रहे हो, एट ए टाइम कि इधर एक रिश्ता बना हुआ है फिर नया रिश्ता, तो जब दूसरे से अफेयर चलेगा तो जाहिर सी बात है कि पहले वाली के साथ धीरे धीरे उसका अट्रैक्शन कम होगा, इधर धीरे धीरे बॉन्डिंग टूटेगा, उधर से नया बन रहा है, तो दोनों एक साथ हो रहा है कि एक रिश्ता टूटा नहीं है और दूसरा जोड़ने के चक्कर में। सो दिस इज कंसर्टेड प्रोसेस। लेकिन वो वाला जो सिचुएशन होगा दूसरा वाला कि पहले इसको तलाक दे दिया फिर अगला से शादी किया, तो दिस इज नॉन कंसर्टेड कि पहले जिससे टूटना था टूट करके अलग हुआ, उसके बाद फिर नया चीज़ से जुड़ा। तो SN1 नॉन कंसर्टेड प्रोसेस होता है और SN2 जो है कंसर्टेड प्रोसेस होता है। SN1 में हम लोग देखे थे ना कि न्यूक्लियोफाइल के पास वहाँ बड़ा ऑप्शन था, एबव द प्लेन बी अटैक, बिलो बी प्लेन अटैक। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ जो है एक ही ऑप्शन है, केवल बैक साइड अटैक। यहाँ केवल एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है बैक साइड अटैक। ऐसा अब इसके लिए हम लोग जरा एनर्जी प्रोफाइल देख लें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अच्छा एक बात और कि उसमें दो दो प्रोडक्ट बन रहा था ना, SN1 में दो दो प्रोडक्ट बन रहा था, दोनों इक्वल 50-50% रेसिमाइजेशन हो रहा था। यहाँ इन्वर्जन हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट बना, इतना याद रखोगे। अब यदि इसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग देखें इस SN2 रिएक्शन के लिए, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसके लिए।
यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर नीचे से ऊपर एनर्जी। चूँकि इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कहीं हुआ नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं बना है, इसमें केवल ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व हुआ है, तो उस केस में जो इसका ग्राफ बनेगा कुछ वैसे ही बनेगा जिसमें हमें केवल ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देगा, इंटरमीडिएट का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह का ऐसा, यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, और इस जगह पे ट्रांजिशन स्टेट TS। ई जो है दिस वन इज रिएक्टेंट, ये दोनों यहाँ बना था प्रोडक्ट और ई हो गया था ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बता चुके हैं, एकदम हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का स्टेट है ऐसा ट्रांजिशन स्टेट। दिखा सकते हो कि रिएक्टेंट की जगह यहाँ CH3I OH माइनस, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट पे कुछ ऐसा है CH पार्शियल I इधर, पार्शियल OH इधर, थोड़ा माइनस थोड़ा माइनस, और यहाँ प्रोडक्ट दिखा दोगे HOCH। प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ भी रिएक्टेंट से थोड़ा कमी है, बराबर नहीं है, ध्यान दोगे थोड़ा कम है। इसका एनर्जी यहाँ है इतना, इसका उससे थोड़ा सा कम है ऐसा प्रोडक्ट का एनर्जी। उसमें इंटरमीडिएट वगैरह बन रहा था ना SN1 में, इसमें ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट। अब जैसे वहाँ इंटरमीडिएट बन रहा था कार्बोकेटायन, तो हम लोग कार्बोकेटायन पे खूब जोर दिए, कार्बोकेटायन पे बहुत ज़्यादा जोर दिए, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग समझे और बताए वहाँ हम कि कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा, या फिर जो सबस्ट्रेट हम लोग हेलाइड लिए हुए हैं उस हेलाइड का रिएक्टिविटी जो है उतना ही अधिक होगा। ये चीज़ को हम लोग देखे हुए थे। अब यहाँ हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बना है, इसमें तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो यहाँ किसके स्टेबिलिटी को लेकर के चलेंगे और किसके स्टेबिलिटी के आधार पे जो है हम लोग समझेंगे रेट को। तो यहाँ एक ही चीज़ बन रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अलावे यदि यहाँ कुछ बन रहा है तो दिस ट्रांजिशन स्टेट, तो सब कुछ यहाँ ट्रांजिशन स्टेट पे डिसाइड होने वाला है। ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा यहाँ कि जो सिस्टम यहाँ ले रहे हो इस सिस्टम का रिएक्टिविटी क्या होगा, या फिर पूरे रिएक्शन का रेट जो है कैसे प्रभावित होगा। तो अब इससे हम लोग को समझना क्या है, तो ट्रांजिशन स्टेट का नेचर तो हम लिख चुके हैं पहले कि ट्रांजिशन स्टेट अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है TBP, और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। दो बात, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया और दूसरा यह ट्रांजिशन स्टेट यहाँ नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये दो चीज़ के आधार पे हम लोग यहाँ देख करके चलेंगे कि क्या स्टेबिलिटी होगा इस ट्रांजिशन स्टेट का। एक इम्पॉर्टेंट बात और नोटिस करेंगे हम लोग यहाँ कि इस केस में अभी शुरू में जो हेलाइड लिए रहते हैं उस हेलाइड में यह जो एंगल है वो बता चुके हैं 109 डिग्री के आसपास है। यह जो लिविंग ग्रुप है हेलोजन और जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसके बीच का एंगल तकरीबन 109 डिग्री है, लेकिन वही वाला एंगल जो है यहाँ हो जा रहा है 90, मतलब एंगल डिक्रीज कर जा रहा है। और एंगल डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि ग्रुप्स थोड़े नज़दीक आ रहे हैं, ये जो ग्रुप्स हैं वे थोड़े नज़दीक आ रहे हैं ऐसा। और ग्रुप्स जब नज़दीक आएंगे तो फिर उनके बीच रिपल्सन होगा, अस्टेरिक रिपल्सन, अस्टेरिक हिंडरेंस जिसे हम कहते हैं, समझ रहे हो बात को, जिसे हम अस्टेरिक हिंडरेंस कहते हैं। तो आप ज़रा ध्यान से यहाँ देखोगे, इसको फिर से थोड़ा सा हम लिखें, फिर से लिखे इसे, ऐसा था ना CH यहाँ I था, यहाँ से निकल रहा है, OH माइनस यहाँ से अटैक किया, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बना ऐसा, पार्शियल I इधर भी पार्शियल बॉन्ड OH के साथ ऐसा, और फिर फाइनली प्रोडक्ट बना ऐसा, इस तरह से प्रोडक्ट बन गया ऐसा हम लोग देखें। अब सबसे पहले तो तुम यहीं देखो
ये हटने वाले को यहाँ कोई लेन देन है नहीं, ठीक है। इसकी बात करो कि चूँकि ई जो है यहाँ अटैक कर रहा है पीछे से, आगे से अटैक करने का पॉसिबिलिटी है नहीं, तो पीछे से अटैक करने के लिए भी इसके पास जगह होना चाहिए। जगह होने का मतलब क्या हुआ, सो देखो कार्बन से भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा केमिकल स्पीसीज कोई है साइज के मामले में, तो वह छोटा केमिकल स्पीसीज हाइड्रोजन है, उससे छोटा कोई नहीं है। इस तरह से अब बस इमेजिन करो कि इस हाइड्रोजन को हटा करके हम ले आए यहाँ मिथाइल, सिंपल सा ऐसा, तो अब इसमें तो साइज बढ़ेगा ना इसका। मिथाइल का मतलब अभी ऐसे हो गया ना, कार्बन CH3 ऐसे, कार्बन में 3 हाइड्रोजन ऐसे, साइज ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अब जब ये साइज बढ़ा तो देखो ये जो एरिया था ना पोर्शन, ये थोड़ा थोड़ा ढकने लगा। यहाँ भी तुम कर दो मिथाइल, यहाँ भी कर दो मिथाइल, तो फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। यह देखो, देख रहे हो, ये अब पोर्शन थोड़ा ढकने लगा है, और ये पोर्शन ढकने लगा, इसका मतलब हुआ कि अब जो इस न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच है इस कार्बन तक, वो थोड़ा कम होने लगा है। ये यहाँ तक पहुँचने में इसको अब दिक्कत होगा। देखो ऐसे कोई तरह से पहुँच पा रहा है वहाँ ऐसे। तो एक तो यहाँ कार्बन के अगल बगल यदि कोई बड़ा ग्रुप आ रहा है, कोई लार्ज सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है कार्बन के बगल में, H के जगह CH3 आ गया, तो इससे हो क्या रहा है कि इस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुँच बनाने में दिक्कत हो रहा है, कार्बन तक अप्रोच नहीं कर पा रहा है। तो ये जो बड़े ग्रुप आने से इसको यहाँ तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ना, ये जो बड़े ग्रुप आने से न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पहुँचने से रोक रहे हैं ना, इसी को तो हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, इसी को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल होगा। और जब तक न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुँचेगा नहीं तो फिर रिएक्शन का क्या ही मतलब रहेगा। अब मान के चलो कि कोई तरह से बड़ा मुश्किल से इधर उधर करके बाएं दाएं करके वो यहाँ तक पहुँच गया। पहुँचने के बाद जरा अब यहाँ देख लो कि CH3, अभी जो CH3 होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ये जो CH3 हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो यह जो सिस्टम पहले से नेगेटिवली चार्ज था, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इसका नेगेटिव चार्ज तो और इन्हांस करेगा ना, नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इसका और घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो पहला बात यहाँ से हम लोग देखें कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत हुआ, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कोई तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर भी दिया तो यहाँ यह जो ट्रांजिशन स्टेट था वो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और भी बढ़ गया। दूसरा बात एंगल, मतलब दूसरा बात हो गया। तीसरा बात एंगल, ये एंगल हो गए 90, परपेंडिकुलर होता है ना, ये हम लोग TBP का जान रहे हैं सेप कैसा है। यहाँ जो एंगल था 109, वही एंगल अब हो गया 90 हो गया। इसका मतलब एक ग्रुप नज़दीक आ गए तो फिर से यहाँ वही बात होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला बात हो जाएगा, ऐसे रिपल्सन होगा इनके बीच। और स्टेरिक हिंड्रेंस होने का मतलब, रिपल्सन होने का मतलब हुआ कि सिस्टम का एनर्जी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। अरे तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी पहले से कम रहता है क्या? तो पहले से मैक्सिमम, और भी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगा तो ट्रांजिशन स्टेट डिस्ट्रॉय कर जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट कभी बन ही नहीं पाएगा। और ट्रांजिशन स्टेट बन ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगा, रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड करेगा जब ट्रांजिशन स्टेट बन ही नहीं पाएगा। तो 3 चीज़ हम लोग को परेशान कर रहा है। नंबर 1 कि यहाँ ग्रुप का साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत हो रहा है। नंबर 2 कि यदि कोई तरह से हो भी गया अटैक तो फिर ये बड़े ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के हैं, तो इस केस में ट्रांजिशन स्टेट का जो नेगेटिव चार्ज है या जो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम था वो और भी इसका इलेक्ट्रॉन का इन्हांसमेंट हो जाएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट कि चूँकि ट्रांजिशन स्टेट में जो ग्रुप्स हैं वे सबस्ट्रेट की तुलना में नज़दीक है, 90 पे है, तो जब बड़ा ग्रुप लाएंगे तो स्टेरिक रिपल्सन होगा। तो यहाँ पहला पॉइंट डिफ़िकल्टी इन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज गेट इंक्रीज्ड, और नंबर 3 स्टेरिक रिपल्सन।
यहाँ ऐसा। तो ये 3 वजह या ये 3 चीज़ हम लोग ऑब्जर्व किए कब, जब यहाँ कोई बल्कि ग्रुप आया। बल्कि ग्रुप मतलब बड़ा सा ग्रुप ऐसे। तो कहने का मतलब कि बड़ा ग्रुप आने से ये 3 बातें हो रही है और ये तीनों नेगेटिव है। तीनों में से तीनों बात जो है पूरी तरह से नेगेटिव है। इस रिएक्शन को लेकर के कोई भी पॉइंट इसमें हम लोगों के फेवर में नहीं है, कोई भी पॉइंट इसमें से फेवर में नहीं है। इसीलिए प्रयास किया जाए कि यहाँ जितना छोटा से छोटा ग्रुप हो उतना बढ़िया है, उतना बेहतर है, रिएक्टिविटी उसका उतना ज़्यादा होगा SN2 में। तो छोटा मैंने सबसे छोटा हाइड्रोजन होता है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हो गया इसका CH3X का। उससे कम होगा जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाओगे कोई बड़ा ग्रुप से, उससे भी होगा एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करोगे, और सबसे कम होगा तीनों R3CX ऐसा। मतलब यहाँ मिथाइल का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसका है 3 डिग्री। जस्ट अपोजिट टू SN1। SN1 रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है यहाँ। SN1 में 3 डिग्री जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, SN2 में 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव हुआ। वजह एक्सप्लेन कर दिए, बाकी और भी चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तो बस सिंपल सा मैकेनिज्म से हम लोग समझे। अभी इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखना बाकी है, कुछ कंपैरेटिव स्टडी हम लोग देखेंगे SN1 और SN2 का, और उस कंपैरेटिव स्टडी के आधार पे फिर रिजल्ट सामने लाएंगे। SN1 और SN2 ही है जिस पे पूरा खेल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो आगे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से समझोगे इन पॉइंट्स को, और जो बताया जाता है उससे आप नोट करते जाओगे। नोट्स में हर एक चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से और भी इसे हम लोग इलैबोरेट करेंगे। धन्यवाद।